इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट किसके लिए काम करेंगे? ओनली एसी। ये आपने मान लो एल्यूमिनियम की एक डिस्क ले ली, डिस्क की साइज तो बहुत पतली होती है, गोल्ड टाइप की डिस्क आती है एक तरीके से। नो, अब आपको क्या करना है, ये दो मैग्नेट बनाई है हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, दोनों का फ्लक्स आएगा डेफिनेटली। नो, इसका मान लो कि एक का फ्लक्स आ रहा है φ1 और दूसरे का आ रहा है φ2। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा होगा, उस अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लोगे। नो, ये फ्लक्स इसको कट कर रहा होगा, क्या वोल्टेज इंड्यूस होगा? डीसी के केस में होगा। अगर डीसी सप्लाई आप काम में ले रहे हो तो वोल्टेज इंड्यूस हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि डीसी क्या है, टाइम इनवेरिंग फ्लक्स देता है। टाइम इनवेरिंग फ्लक्स स्टेशनरी कंडक्टर के साथ कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं करता। नाउ एसी का केस है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो टाइम वेरिंग फ्लक्स यहाँ कट करेंगे और वोल्टेज इंड्यूस करेंगे। दो फील्ड है, फ्लक्स कट कर रहा है, करंट आएगा, करंट आएगा तो ये जो डिस्क आपकी वो रोटेट भी करेगी। एडी करंट आ रहा है मतलब करंट आ रहा है तो रोटेट भी करना स्टार्ट कर देगी। ये क्लियर है? तो रोटेशन आपको मिल जाएगा। इसी बेस पे काम करता है इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होगा? मतलब जो भी आपका φ1 आ रहा है, φ2 आ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर आ जाएगा। नो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा φ1 और φ2। ये आ रहा है। नो, और किसी चीज पे डिपेंड करेगा? और किस चीज पे डिपेंड करेगा? एक्चुअल में कॉस थीटा आता है, करंट तो यही हो गया ना, आई कॉस। तो इनके बीच का जो एंगल आएगा वो आएगा 90 माइनस थीटा। मतलब जो एंगल जो दोनों के बीच में मान लो 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा बन जाता है वैसे साइन थीटा। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। नो, ये चीज आपको अभी नहीं समझ आएगी एंगल कैसे हो रहा है, जब एक बार मैं वो बनाऊंगा ना, मतलब कि चाहे वॉट मीटर टाइप, वहां एकदम से क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए जैसे φ1 इंटू φ2 साइन थीटा आ गया, तो मैक्सिमम कब मिल सकता है आपको टॉर्क? जब दोनों के दोनों फील्ड के बीच में क्या एंगल आ जाए, 90 डिग्री एंगल आए। तो दोनों के दोनों फील्ड, एक चीज ये क्लियर हो गई कि दोनों के फील्ड के बीच में कितना एंगल होना चाहिए, 90, तभी आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिल सकता है। तो 90 डिग्री कैसे क्रिएट करोगे आप? दोनों को परपेंडिकुलर लगाएंगे, करंट के बीच में 90 डिग्री करना है। इंडक्शन मशीन याद करो, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन। अच्छा, पैरेलल में स्प्लिट फेज करते थे, कुछ करते थे ना, तो वो ऐसा कुछ करेंगे या और कोई तरीका? कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। नो, मैग्नेट वो अभी समझ जाओगे, अभी तो अलग अलग मान लो, अभी के लिए अलग अलग है, फिर आगे तुम समझ जाओगे कि एक्चुअल में कनेक्शन आएगा कैसे इनका। ठीक है, इतना सा ही बना लो सिर्फ। नो, ये एक्चुअल में ऐसे आती हैं आपकी, आप ऐसे काम में ले सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये बीच में डिस्क आ गई, ठीक है ना, देखो यहाँ से ऊपर से नीचे फ्लक्स आ जाएगा ना।
और इसको 1m कर लेना, फाई 1m फाई 2m, मतलब 1 जो फ्लक्स आएगा साइनोसॉइडल आता है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाई 1m फाई 2m साइन थीटा। फाई 1m का मतलब हुआ जो फर्स्ट वाली कॉइल है उसका मैक्सिमम फ्लक्स, फाई 2m मतलब सेकंड वाली जो कॉइल है या मतलब सेकंड वाला जो फ्लक्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू। नाउ टीडी कहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगा? फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री आपका जो टीडी है वो मैक्सिमम होगा। नाउ अगर मान लो कि दोनों के बीच में एंगल 0 आ गया तो नहीं मिलने वाला आपको टॉर्क। तो हमारा जो एम रहेगा वो क्या रहेगा? दोनों के बीच में 90 डिग्री रहेगा। तो कैसे करेंगे? ठीक है, ये लाइन एक बार लिख लो एंड उसके नीचे लिखो टू गेट मैक्सिमम deflecting torque theta should be 90 degree and we can achieve this. Theta should be 90 degree and we can achieve this in two ways. To get maximum deflecting torque theta should be 90 degree and we can achieve this in 2 ways. We can achieve this in 2 ways. ठीक है, नंबर 1 splitting the phase, मैं लिख देता हूं नंबर 1 है splitting the phase and second है shaded pole. फेज है, इसको फरारी इफेक्ट भी बोलते हैं, फेरारीज सिंगल आर, फेरारीज इफेक्ट। नो, स्प्लिटिंग द फेज वाला क्या सीन है? जैसे ये कॉइल है, ठीक है, अब एक कॉइल तो आपकी मान लो ये पुट हो गई और दूसरी कॉइल आपकी यहां पे पुट है। नो, एक ही सप्लाई अगर आपने इन दोनों को दे दी तो क्या होगा? ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये एसी सप्लाई है। ये तो समझ रहे हो ना कनेक्शन कैसे है? ये पॉजिटिव एक टर्मिनल जैसे मान लो प्लस मान लो, तो ये वाला यहाँ कनेक्टेड है और दूसरे का पॉजिटिव इससे, तो ये कॉइल में फ्लक्स बन जाएगा डेफिनेटली। नो, अब दोनों के बीच में एंगल क्या रहने वाला है? दोनों फ्लक्सेस के बीच में सेम सेम रहेगा या अलग अलग? अरे मैं कोई कंसेप्ट बताया नहीं है अभी, मैं तो नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि इनके बीच में जैसे मैंने एसी वोल्टेज अभी अप्लाई किया, मैंने कुछ किया नहीं है, तुम ये सोच रहे हो कि ये हो गया, अभी कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो नॉर्मल वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग ली है और दोनों के बीच में एसी वोल्टेज अप्लाई किया है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो फ्लक्स आएगा इसमें जो करंट है क्या दोनों के सेम है या अलग अलग फेज में, मतलब फेज डिफरेंस? लगभग सेम सा ही आने वाला है क्योंकि इसमें भी फ्लक्स सेम ले रहे हो, अगर मान लो टर्न्स इसमें भी सेम है, इसका भी रेजिस्टेंस सेम है, इसका भी इंडक्टेंस सेम है, तो वही V/Z दोनों का लगभग सेम आने वाला है। तो ऐसे केस में तो हमें नहीं मिलने वाला है, तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे
मान लो कि I1 और I2 दोनों के दोनों हो सकता है यहाँ कहीं यहाँ रखे हो, मतलब थोड़ा बहुत अगर आधे बाई चांस मिल रहा है तो, वरना दोनों के दोनों सेम फेज हो सकता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री जितने पे भी होंगे दोनों सेम के आसपास होंगे। तो इनके बीच में क्रिएट करना है तो कैसे करोगे? ऐसा कौन सा केस बनता है कि दोनों के बीच में I1 और I2 90 डिग्री लगभग आए? क्या हो सकता है I2 ऊपर आए, वो किधर भी, मतलब मैं एंगल पे फोकस कर रहा हूँ, मैं फेजर वैसे नहीं जा रहा। मीन्स दो कोई भी आप वायर्स बता सकते हो, जैसे मान लो कि मैं ऐसा, इसके अंदर जैसे दो डिवाइसेस हैं, दो लोड हैं आपके, मैं ऐसे कौन कौन से इन लोड को सेलेक्ट करूं कि इसमें जो करंट है और इसमें जो करंट है, दोनों करंट एक दूसरे से थोड़े 90 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्शन हो उनमें। सही है। अगर आप इसको प्योरली रेजिस्टिव ले लो और इसको प्योरली इंडक्टिव ले लो, इसमें करंट आने वाली मतलब 0 डिग्री के वोल्टेज के इन फेज जाने वाली, और इसमें जाने वाली करंट 90 डिग्री लैग कर जाएगी। तो दोनों के दोनों करंट्स के बीच में क्या डिफरेंस आ गया? 90 डिग्री का आ गया। फ्लक्स के बीच में भी 90 डिग्री का आएगा फेज डिफरेंस। क्या रेजिस्टिव कैसे बनाएंगे? हाँ तो पहले तो ये देख रहे हैं ना, इसके केस में आ रहा है ना। नो हाँ। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक काम करो, इस कॉइल के एक के सीरीज में और एक इसके सीरीज में मैं एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस R पुट कर देता हूं, और इसके सीरीज में एक इंडक्टेंस पुट कर देता हूं L, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे R प्लस दिस L प्लस दिस, तो क्रिएट हो रहा है, हो सकता है या नहीं हो सकता? इसको आपने प्योरली एक तरीके से फ्लक्स तो ये कॉइल बना दिया आपकी, आपने क्या किया, सिर्फ रेजिस्टेंस पुट किया जिसकी थोड़ी हायर वैल्यू सेलेक्ट कर लो, ऐसे इंडक्टेंस सेलेक्ट कर लो, हायर वैल्यू सेलेक्ट कर लो, इसके कंपेयर में डोमिनेंट ये करेगा और इसके कंपेयर भी डोमिनेंट L करेगा। तो ये वाइंडिंग कौन सी हो गई? एक वाइंडिंग आपकी इंडक्टिव और दूसरी रेजिस्टिव हो गई। तो दोनों के बीच में क्या फेज डिफरेंस मिल रहा है आपको? 90 डिग्री। तो एक मेथड आपका ये है जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द फेज। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये ऐसे पुट क्यों है तो एक्चुअल में यही कि डिस्क जो है एक इस साइड में आपने लगा रखी है और एक इस साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेट पुट कर रखी है। ठीक है तो ये ऐसे, वो तो सामने बस दिखाने के लिए बनाया कि इधर नहीं बना रखा। ये क्लियर है? बस एक को कुछ नहीं करना आपको, जैसे ये कॉइल है यहाँ लगी हुई, इसके बाहर एक रेजिस्टेंस पुट कर दो, और इस ये जो कॉइल है इसके बाद एक इंडक्टेंस पुट कर दो। तो एक तो प्योरली मतलब रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज्यादा है, जैसे मान लो इसका कुछ L होगा, डेफिनेट सी बात है। नो R की वैल्यू आप ज्यादा सेलेक्ट कर लोगे तो जे XL तो थोड़ा कम आ जाएगा, और इसके केस के अंदर क्या रखा है, वैसे ही XL ही है, और उसमें थोड़ा बहुत और मिलेगा तो ये तो और ज्यादा इंडक्टिव बनने वाली। एक मिनट रुको, जैसे आपने कुछ इसका सेलेक्ट किया होगा तो ये मान लो XL डैश बन जाएगा, XL डैश कर, ये बन गया। अब इन दोनों के बीच में जब आप डिफरेंस देखोगे, ये तो आपको प्योरली 90 डिग्री पे मिलेगा, ये प्योरली रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिव पे, क्योंकि ये कहाँ है, वोल्टेज के इन फेज में है। जैसे वोल्टेज अगर मान लो आपकी यहाँ आ रही है, तो करंट जो आएगी इसके केस में हो सकता है थोड़ी सी लैग करे, थोड़ी सी इन द सेंस, फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, ये आ गई I1, और I2 अगर प्योरली इंडक्टिव है तो वो 90 पे पहुंच जाएगा। तो लगभग अगर 80 डिग्री भी आपको एंगल मिल गया, 90 नहीं तो वो भी खूब है या नहीं है? मतलब 10 20 30 से तो बेटर ही है। तो इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा के इसको प्योरली रेजिस्टिव की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। ये क्लियर है? तो ये पहला मेथड है स्प्लिटिंग द फेज। दूसरा शेडेड पोल वाला, शेडेड पोल में क्या करते हैं, टॉर्क कैसे? हाँ ठीक है। हाँ एसी के अंदर जो करंट जाता है ना वो आता है V/Z, उसमें R और X दोनों आते हैं, तो करंट तो दोनों के अंदर वैसे ही जाएगा। नो अगर फ्लक्स बनाने पे आप I कम हो रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, MMF से ज्यादा है ना, वो तो अपन मेंटेन कर ही लेंगे फ्लक्स को तो कैसे भी करके। अगर करंट कम है तो MMF मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ा लो, N × I को कांस्टेंट रख लो, तो एक ही बात है। और इधर से भी एक फ्लक्स मिल जाएगा, तो दोनों केसेस में मिल रहा है ना, ये वाला आपको φ1 दे देगा एंड दिस इज φ2। ये हो गया, ये स्प्लिटिंग द फेज है। ठीक है,
एक मेथड तो ये हो गया। शेडेड पोल वाला क्या होता है? जैसे नो, इस साइड आपने करी वाइंडिंग, फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इधर से आएगा, इस साइड से आया। अब आपने क्या किया, बीच में से कट लगा दिया और दो फेजेस में इसको मतलब डिवाइड कर दिया, दो पार्ट बना दिए, कोर के अंदर ही आपने कट लगाया। ठीक है, अब एक कोर के अंदर आप एक काम करो, कॉपर की एक बार पुट कर दो। ऐसा किसमें किया था? शेडेड पोल में किया था। अगर आप एक में पुट कर दोगे उससे क्या होगा? नाउ इससे अलग फ्लक्स आएगा, अब इससे अलग फ्लक्स आएगा। शेडिंग कॉइल वाला जो पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, मतलब जब भी फ्लक्स आएगा तो ये कुछ हो सकता है अपोजिशन क्रिएट करेगा, उस वजह से सपोर्ट भी करेगा और अपोज भी करेगा और फेज डिफरेंस क्रिएट कर देगा। फेज डिफरेंस शेडेड पोल में करता था। एक मेथड आपका ये है। डिस्क कहाँ पुट होगी फिर यहाँ पे? ये जो गैप है इसके बीच में आपकी डिस्क आ जाएगी। डिस्क पतली सी आती है, कोई ज्यादा मोटाई की नहीं, नॉर्मल ऐसे गोल सीडी आती है ना आपकी, बस उसे थोड़ी सी मोटी मान लो, बस वही ऐसे पुट है यहाँ। ये क्लियर है? नो, ये डिस्क रहेगी आपकी स्पिंडल के ऊपर रहने वाली है। डिस्क आपकी रोटेट करेगी। आगे भी चीजों का ध्यान रखना, जितने भी मैग्नेट्स अभी आने वाली है ना इंडक्शन के अंदर, वो सारी स्पिंडल पे नहीं रहेंगी, सब बाहर रहने वाली है। मतलब दिमाग में आएगा स्पिंडल के ऊपर आ रही है वो सारी, जैसे अभी मैं मैग्नेट्स बनाऊंगा ना, स्पिंडल के ऊपर नहीं आएंगे, एक्चुअल में वो होंगी बाहर। वो दिखाने के लिए बीच में बनाएंगे ना सबको एक साथ, तो वो लगेगा हाँ ये इसी के ऊपर है। ठीक है, इसमें वो डाउट है? दोनों के बीच में क्या हो गया, फेज डिफरेंस कितना बन गया, मतलब 90 डिग्री या 80 जितना भी है लगभग हमने बना दिया। नाउ 90 डिग्री बना सकते हैं बाय द वैल्यू इंक्रीजिंग। इस शेडिंग कोइल को चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हो तो 90 डिग्री, 90 डिग्री तो कर ही सकते हैं, तो वैल्यूज को इनको चेंज करके हम बना लेंगे। अब इसी चीज को आप एज ए एमीटर काम में ले सकते हो, एज एन एमीटर। एक सेकेंड रुकना, एमीटर काम में लोगे तो क्या होगा, ये वाली ये डिस्क है, ये यहाँ स्पिंडल हो गया आपका, स्पिंडल आ गया, ये रोटेट करेगा। इस स्पिंडल से आप लगा दोगे पॉइंटर, पॉइंटर लगा दोगे। ठीक है, नाउ जैसे ही मान लो आपने सप्लाई दी, दो फ्लक्स आएंगे, दोनों टॉर्क बनाएंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल जाएगा। अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क किससे प्रोवाइड कराओगे, स्प्रिंग से प्रोवाइड करा दो, या आपने स्प्रिंग लगा दी, यहाँ पे स्प्रिंग कंट्रोल दे दिया, कंट्रोलिंग टॉर्क मिल गई। और डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन। अगर रोटेटिंग पार्ट है आपके पास में तो कौन सी वाली डैम्पिंग लेना चाहोगे, सबसे बेटर रहेगी एडी करंट। तो एडी करंट डैम्पिंग में क्या करते हैं, डिस्क खुद प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको चाहिए कि एक परमानेंट मैग्नेट, उस परमानेंट मैग्नेट है वो आपको डैम्पिंग प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट ये तो अलग बना लेना पहले। नो, ये स्प्लिट फेज वाला देख रहे हैं पहले, स्प्लिट फेज। स्प्लिट फेज के अंदर क्या है, दो आप काम में ले रहे हो, या तो आप ऐसे बना लो, ये कौन सी मैग्नेट्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये दोनों आपकी इलेक्ट्रो मैग्नेट्स, एक ये और एक ये, इनके ऊपर आपको वाइंडिंग मिल जाएगी। और स्प्लिट कर रखा है ना वो पहले ही आपने ऑलरेडी,
स्प्लिटिंग वाला क्लियर हो गया, एक के साथ आप रेजिस्टेंस लगा दो, दूसरे के साथ इंडक्टर लगा दो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्प्रिंग कंट्रोल काम में लिया है हमने सबसे पहले एक तो एक स्पिंडल बना देता हूं मैं पहले। ये स्प्रिंग कंट्रोल हो गया और इसके साथ में क्या कनेक्टेड है, पॉइंटर कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे ही मान लो यहाँ पे फ्लक्स आएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा और स्प्रिंग क्या करा देगी, कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करा देगी, तो पॉइंटर आपका रुक भी जाएगा। नाउ डैम्पिंग के लिए क्या करना है, एक परमानेंट मैग्नेट लेनी है, परमानेंट मैग्नेट जहां मर्जी है वहां पुट कर दो, बस साइड के अंदर पुट करनी है आपको। जैसे ये हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब ऐसे है, जैसे ये देखो, ये हाथ का जो शेप है, ये आपकी डिस्क पुट हो गई यहाँ बीच में, ठीक है। अब फ्लक्स ऊपर से नीचे तक आएगा। नाउ अगर ये डिस्क रोटेट करेगी तो क्या फ्लक्स को कट करेगी, जैसे मान लो ये डिस्क इधर गई तो कट किया, एल्यूमिनियम की है तो इसमें क्या एडी करंट फ्लो होगा। नाउ एडी करंट अगर फ्लो हो रहा है तो यही क्या एडी करंट इसके रोटेशन का अपोज करवाएगा फिर, तो ये क्या करेगा फिर, जैसे ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज में पुश करेगा। और अगर ये आपका जो डैम मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गया तो एडी करंट क्लॉकवाइज के अंदर रोटेशन के लिए सपोर्ट करेगा, तो एडी करंट डैम्पिंग लग जाएगी परमानेंट मैग्नेट से। मतलब एडी करंट, या फिर उसको बोलते हैं जो चौथी डैम्पिंग थी, क्या नाम था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ये वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोल लो या मैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोल सकते हो। क्लियर है, ये परमानेंट मैग्नेट से आपने यहाँ प्रोवाइड करा दी। डैम्पिंग कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल लो या फिर मतलब कि एडी करंट डैम्पिंग बोल लो। नाउ एक चीज और है, मतलब परमानेंट मैग्नेट इन द सेंस कि आप डीसी फ्लक्स देके इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं ना इसको, परमानेंट मैग्नेट या ब्रेकिंग मैग्नेट भी बोलते हैं, बीआर, वो आगे भी समझना जाएगा। डैम्पिंग आ गई। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन सा होता है, इंडक्शन टाइप एमीटर में स्प्रिंग कंट्रोल काम में ले लिया, और ये फ्लक्स किससे दे रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेट से। टीडी किसकी वजह से मिलता है, दो अलग अलग फ्लक्स की वजह से हम ले रहे हैं। इसके केस में कैसे मिलेगा, जब अपोज करेगा, मतलब स्टेटेड टू अनस्टेटेड में ये भी वही साइड के अंदर है, ठीक है। इसमें भी वहां स्प्रिंग लग जाएगी, इसमें भी एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करा सकते हो बाय पुटिंग परमानेंट मैग्नेट। ये क्लियर है, स्प्रिंग और पॉइंटर भी यहाँ पे लग जाएगा, तो बनाने की जरूरत है या समझ जाओगे, समझ जाओगे। नाउ अब एज ए एमीटर यूज में आ रहा है, तो क्या इसके अंदर जो टीडी आपको मिल रहा है, क्या इस फ्लक्स की वजह से मिल रहा है, एक, दूसरा इस फ्लक्स की वजह से मिल रहा है। दोनों फ्लक्स क्या करंट पे डिपेंड कर रहे हैं, करंट पे डिपेंड कर रहे हैं। और जो करंट आ रहा है, तो क्या मैं इसके केस में से बोल सकता हूँ कि टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, मतलब I1 I2 को अगर आप सेम ले लेते हो दोनों को, तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और इसके अंदर, इसके केस में भी टीडी प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर वही आएगा। तो स्केल क्या होगा, मतलब टीसी इक्वल टू होता है टीडी, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, दोनों के केस में सेम आएगा। उसका बना नहीं रहा, तो स्केल क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर। ये इंडक्शन टाइप एमीटर है, ठीक है। इंडक्शन टाइप क्या है, एमीटर। बना लो भाई। यहाँ इसका नाम लिख लेना एल्यूमिनियम, सॉरी सिर्फ एल्यूमिनियम डिस्क। ये भी आपके एल्यूमिनियम की है, अलग अलग बनाओगे ना तो भी। ये दोनों वाइंडिंग्स है, इनके बीच में लिख लेना वाइंडिंग्स। जो फ्लक्स बना रही है ना वो एक्चुअल वाइंडिंग है, और ये इसको गोल करके बनाना है। इंडक्टर को गोल बनाना, मैंने रजिस्टर की तरह बना दिया, गोल करके बना लेना इंडक्टर को, मैंने रजिस्टर बना दिया। तूने भी रजिस्टर ही बना दिया क्या, मैं ही कर देता हूँ।
परमानेंट मैग्नेट इसमें यहाँ भी लग सकती है, ऐसे ये लग जाएगी ऐसे, ये देखो ये येलो कलर की ऐसे परमानेंट मैग्नेट इसमें भी लग जाएगी चाहो तो। और वोल्ट मीटर में भी सेम रहेगा या कुछ बदलेगा? जब ये एज ए एमीटर काम में आएंगे तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके एक ही करंट को आप करवा सकते हो फ्लो। सर्किट के साथ में सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स है ये आपके सीरीज के अंदर आप भेज दो, दोनों में सेम करंट ही जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। परमा थोड़ी चीजें लिख लेना, डैम्पिंग, एडी करंट डैम्पिंग या मैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोलते हैं। वैसे वो वहीं लिख रखा है ना एडी करंट के पास में कि मैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और एडी करंट डैम्पिंग तीनों सेम होती है। ये कंटिन्यूअसली रोटेट नहीं करी एल्यूमिनियम डिस्क, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्पाइरल स्प्रिंग हमने लगा रखी है। नीचे करूं? जब एज ए एमीटर काम में आता है तो कनेक्शन हम सीरीज में कर देंगे, जब एज ए वोल्ट मीटर काम आता है तो पैरेलल में कनेक्शन कर देंगे। ये टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू स्केल इज नॉन लीनियर, ये थीटा प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। इसका मतलब जो स्टार्टिंग में जो स्केल है ना वो आपका क्राउडेड होगा। ये जो पोर्शन आता है ना स्टार्टिंग में, पता है ना, ये नॉन लीनियर स्केल में ये वाला पोर्शन क्या होता है? क्राउडेड होता है, क्रैम्प्टेड भी बोलते हैं। और आगे आगे डिस्टेंस थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। ईडीएम टाइप और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? ईडीएम टाइप और इसके अंदर डिफरेंस है कि ईडीएम में तो क्या करते थे, फिक्स कॉइल्स का दो फ्लक्स आता था, मतलब दोनों का एक, और एक आता था मूविंग कॉइल का, वो दोनों आपस में इंटरफेयर करते थे, मतलब कि जो भी मूव करवा लेते थे। यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ्लक्स एल्यूमिनियम डिस्क को कट करता है, ठीक है। जैसे ही कट करेगा कुछ वोल्टेज इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होगा और वो रोटेट करना स्टार्ट करेगी। हाँ, लाइक एन इंडक्शन मशीन। ये जो भी इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क करता है लाइक ए ट्रांसफॉर्मर, लाइक इंडक्शन मशीन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना, उसके जैसे काम कर रहा है ये पूरा। स्प्लिट फेज वाला तो वही है एक तरीके से, दोनों यही तो सिंगल फेज के अंदर ही काम में लेते हैं ना। म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है ईडीएम। म्यूचुअल इंडक्टेंस पे तो काम करता है ईडीएम, ये इंडक्शन है।
इंडक्शन पे काम करता है, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन भी बोल लेते हैं कई बार लोग, वैसे नॉर्मली इंडक्शन ही बोलता हुआ मिलेगा आपको नाम। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और किस किस पे काम करता है? चलो एक सेकंड और रुक जाओ फिर। नो, एक आपका हो सकता है ये एज ए वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होगा, देखो यहाँ पे आपके फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, वही सेम चीज चलने वाली है, बस ये जो फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा होगा वोल्टेज पे, क्योंकि आप क्या करोगे, लोड के पैरेलल पे कनेक्ट कर दोगे, चलेगा तो ये भी करंट से ही, चलेगा तो करंट से। तो क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या कि इसके टीडी प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी स्क्वायर, डायरेक्टली बोल सकता हूँ ना वी स्क्वायर, और इसका स्केल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो स्केल वोल्ट मीटर का भी क्या रहेगा, नॉन लीनियर। तो इंडक्शन के एमीटर और वोल्ट मीटर भी आते हैं लाइक एन ईडीएम, लेकिन इंडक्शन के जो एमीटर और वोल्ट मीटर है वो इतने फेमस नहीं है। क्या हुआ, नो, ये हो गया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। It works on the principle of transformer. Next point, it works on the principle of transformer. एक और लिख लो, it works on the principle of single phase induction motor. Single phase induction motor. Single phase induction motor. ये क्लियर है? नो, इंडक्शन, एक सेकेंड रुकना, ये मत करना, वॉट मीटर उसमें लिख लेना स्केल इज नॉन लीनियर, जैसे लिख रखा है नाउ, और एडी करंट डैम्पिंग इज यूज्ड, लिख लिया, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज यूज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इज यूज्ड, एंड कंट्रोल कौन सा है, स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड, स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड, स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड। मेनली क्वेश्चन इंडक्शन के अंदर एमीटर वोल्ट मीटर से नहीं आता है ना, वाट मीटर से आता है। वाट मीटर के अंदर सबसे जो थोड़ा प्रेफर कर लेते हैं वो हो गया हमारा ईडीएम टाइप, ये जो होता है इंडक्शन वाला ये फिर कहाँ प्रेफर करते हैं, एनर्जी मीटर जो आपके लग रखा है मीटर वो आता है। इंडक्शन वॉट मीटर ये क्या है, नो, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना रहे हैं आप, वॉट मीटर जब कनेक्ट करते हैं एक जैसे, ऐसे मान लो इसको बोल लेते हैं एक मैग्नेट ये होगी, एक मैग्नेट ये होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट है दोनों। वॉट मीटर जब कनेक्ट करते हो तो वॉट मीटर में क्या होता है,
क्या क्या कनेक्ट होता है, दो चीजें आती है, एक वोल्टेज एक करंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना रहता है। तो हमें एक तो रहता है लोड का करंट लेना है, एक वोल्टेज भी लेना है। तो एक को तो आप एक काम करो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर दो। तो किसी को भी जो चाहो कर सकते हो। जैसे यहां पर आपका लोड कनेक्टेड है, ठीक है, एंड यहां से आप सप्लाई ले सकते हो। नाउ जैसे इसके अंदर वाइंडिंग करते हैं हम, चाहो तो मिडिल वाले के ऊपर कर लो, चाहे इस पे कर सकते हो। अगर मैं इसको उधर कनेक्ट कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है? किस में कनेक्शन हुआ है इसका, सीरीज में हुआ या पैरेलल में? सीरीज में हो गया, तो हमें किस में करना था, पैरेलल में। तो इसके केस में क्या करना रहेगा, पूरा ही गायब होगा क्या? एक को तो सीरीज में करना, एक को मैं चाहूंगा इसको मैं पैरेलल में करना, तो ये पैरेलल तो नहीं बना मेरा, तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा, मतलब एक काम कर लेते हैं, चलो नो, ये अब इसके सीरीज है या पैरेलल है? ये पूरा कनेक्शन में दिख रहा है, ये तो सीरीज है। एक सेकंड चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ये लोड के साथ किस में आ गया, सीरीज में, तो इसको बोलते हैं हम सीरीज मैग्नेट, ठीक है। नाउ इसको क्या करना है आपको, आपको डायरेक्टली एक काम करो, आप सप्लाई दे दो लोड के साथ, ठीक है, ये चली गई सप्लाई। अब इसको आपको सप्लाई देनी है, इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में कहाँ कनेक्ट करोगे, कहाँ करूँ कि मैं ये पैरेलल कनेक्शन बन जाए? इधर लोड के साथ कर दे। अगर मैं यहाँ नीचे कर दूं तो बन सकता है, ये लो, ये क्या हुआ, यहाँ से मतलब लोड के साथ कनेक्टेड है दूसरा टर्मिनल यहाँ, तो ये किस में कनेक्ट हो गया, पैरेलल में, तो इसको शंट बोल सकते हैं। तो दिस इज शंट मैग्नेट, ये आपकी शंट मैग्नेट हो गई, यहाँ से आप एसी सप्लाई दे रहे हो, ठीक है, ये आपकी डिस्क है। नाउ अब क्वेश्चन आता है कई बार यहाँ पे आपको एक स्पिंडल भी मिल जाएगा, तो ये सारा स्पिंडल के ऊपर माउंट है क्या, ओनली आपकी डिस्क ही माउंट है स्पिंडल के ऊपर, और उस डिस्क पे पॉइंटर, मतलब उस स्पिंडल पे ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है। ये सारा कनेक्शन एक्चुअल में ऐसे है, जैसे यहाँ साइड में आपकी ये शंट मैग्नेट हो गई, और यहाँ साइड के अंदर ही कौन सी, सीरीज मैग्नेट है, और ये इधर आपका स्पिंडल आ रखा है, ठीक है, मतलब एक थोड़ी ऊपर है, एक इसके नीचे हो गई डिस्क के ऊपर, तो ये साइड के अंदर कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पॉइंटर कनेक्टेड है, और एक ये स्प्रिंग कंट्रोल आप इसमें लगा दो, ये क्लियर है। नाउ जैसे ही इसके अंदर करंट आप एसी सप्लाई से कनेक्ट करोगे, दोनों के अंदर करंट आने वाला है, दोनों में फ्लक्स बनने वाला है, और जैसे ही फ्लक्स बनेगा ये इसको रोटेट कराएंगे, एक ही डायरेक्शन में कराएंगे, अपोजिट एक ही डायरेक्शन में करा देंगे, मतलब इसका भी फील्ड आएगा। हाँ, आपको फील्ड को इस हिसाब से एडजस्ट करना है कि दोनों एक ही साइड में करे। हो सकता है अभी मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा अलग हो कि आपको लगे इसका फ्लक्स इधर गया, इसका इधर गया, ये मैंने ओरिएंटेशन पे भी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, मतलब वो तो समझ जाओगे ना, फ्लक्स एक का इधर आएगा, एक का इस साइड में चला जाएगा। नाउ दोनों का फ्लक्स ऊपर और नीचे जो भी कट करके वोल्टेज सेम साइड में इंड्यूस कर देंगे, और क्या होगा, उससे एडी करंट आएगी, और एडी करंट से डिस्क रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। डिस्क कनेक्टेड है आपकी स्पिंडल से, और स्पिंडल पे पॉइंटर लगा हुआ है, एक स्प्रिंग है, तो पॉइंटर मूव करेगा, जैसे ही आपका स्पिंडल मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा तो वो डेटा शो करेगा, और स्प्रिंग उसको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करा देगी। इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है या सही है सब? जैसे
टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल आएगा? यहाँ पे सेम पावर करेक्शन ये जो मैग्नेट है क्या ये वोल्टेज पे डिपेंड हो रही? यस इसका जो करंट है वैसे तो आई phi1 phi2 मान लो आप, तो अगर मैं उसको I1 I2 मान लूं तो ये जो फ्लक्स आ रहा है इसका वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसकी जो करंट है क्या वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है? तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज VL बोल लो, ठीक है। और इसकी जो करंट है सीरीज मैग्नेट की वो डिपेंड कर रही है आई एल पे, लोड करंट ये सेम ही तो जा रही है, सी के अंदर से जा रहा है। नाउ और क्या आएगा? एसी सप्लाई है एंगल लगना चाहिए हाँ हम्म ये आपने सप्लाई वोल्टेज दी है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज दी है, सीरीज मैग्नेट है वो आप ऐसे मानो कि आपने मानी है रेजिस्टिव टाइप। सीरीज मैग्नेट कैसे मानी है? रेजिस्टिव टाइप। तो जो करंट आएगा वो भी रेजिस्टिव टाइप ही होगा। लोड करंट, लोड इतना ज्यादा लैगिंग तो होता नहीं, लो लैगिंग तो मतलब आपका घर का पावर फैक्टर कितना चलता है 0.9 0.8 के आसपास। तो मतलब ऐसे मान लो कि ये जो करंट है सीरीज करंट वो आपकी यहाँ आ गई। ये क्लियर है? नो, इसको आई सी भी बोल सकते हो, सीरीज करंट आई एस। और इसको ये पैरेलल में कनेक्टेड है या वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं इसको आई वी बोल दूं क्या? इधर जो करंट जा रही है वो क्या है? आई वी। और इसमें से जो करंट है वो क्या है? आई सी। बोल सकता है नहीं? नहीं समझ में आया? ये कनेक्शन क्लियर है? ये वाला कनेक्शन तो क्लियर है ना? नाउ इसमें से मैं बेसिक यही बोल रहा हूँ कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है phi1 phi2 और कुछ वो जो भी आता है साइन कॉस, ठीक है। नो कोई नहीं, इसमें से करंट जा रही है उसका आपने सिर्फ एक नाम दिया है जो है आई वी। आप जो चाहे वो नाम बता दो। शंट है तो ऐसे ऐसे लिख दूं मैं, मतलब मैं आई वी इसलिए लिखना चाह रहा हूं ताकि आपको डिफाइन हो जाए ये वोल्टेज कॉइल थी, ये करंट कॉइल है, कि ये वोल्टेज कॉइल का करंट है और ये करंट कॉइल का करंट मतलब आई सी। इसीलिए मैंने आई वी लिखा है, नाम ही लिखा है अभी तो। नो, आई ऐसी या आई, इसका नाम क्या दे दिया अभी अपन ने? आई सी। तो इसको आई सी लिख सकता हूँ। आई सी और लोड करंट सेम है तो इनके बीच में कुछ एंगल आएगा थोड़ा बहुत। नो, जैसे मान लो इनके बीच में आया थीटा पावर फैक्टर एंगल, और आई वी कहाँ आएगा? ब्लैक कर आई वी को आप एक तो प्योरली इंडक्टिव भी है, कोई रेजिस्टिव भी नहीं है, और दूसरा आपने अगर मान लो नहीं भी हो तो हम मैक्सिमम प्रोवाइड कराने के लिए क्या करते थे? स्प्लिट फेस कर लो, ठीक है। या बिना करे भी ये कहाँ मिल जाएगा लगभग, जैसे मान लो प्योरली इंडक्टिव है तो यहाँ आई वी। ये क्लियर है? नो, ये कितना एंगल है? 90 माइनस थीटा। यहाँ आएगा वी एल, या वी एल की जगह आई कर दो, चलो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं क्लियर होता है। जैसे phi1 phi2 लेते थे ना, उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ क्या कि आई सी आई वी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो टी डी प्रोपोर्शनल टू, नाउ आई वी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे। ये आ गया आपका वी एल, और ये क्या है? आई सी। आई एल ये लोड करंट, आई वी ये है, और ये यही है। नाउ ये क्या हो गया? साइन थीटा। जो मैंने वहां साइन थीटा लिखा था वो इसी बेसिस पे मैंने लिखा था। ये क्लियर है? क्योंकि एंगल इन दोनों के बीच में तो थीटा बन रहा है, बाकी वाला बचा हुआ 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बन जाता है साइन थीटा। और यही क्या होती है? वी एल आई एल पावर होती है आपकी, मतलब वी एल इंटू आई एल, तो आपकी पावर आ जाती है। रिएक्टिव पावर वाला मतलब ये साइन की लागत रिएक्टिव बनेगी नहीं, एक्चुअल में तो कॉस ही है, कैलकुलेशन ही है। हाँ। इसको तो हटा दूं ना। और हाँ, 1 मिनट,
आप यहाँ पे कॉपर बार यूज में ले लेना, ये किसके काम आएगी, इधर देखना, ये कॉपर बार आपका ये 90 डिग्री बनाने के काम आ जाएगा। ठीक है, कॉपर बार अगर आपने काम में ली तो 90 डिग्री बनवा देगा आईवी। इसको अप और डाउन आप एडजस्ट करोगे तो ये फ्लक्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेगा। कॉपर बार भी बोलते हैं, फेज मॉडिफायर भी इनको बोलते हैं। मतलब ये थोड़ा 90 डिग्री क्रिएट कर देगा, वो ये स्प्लिट फेज वाला साइड। तो एक कॉपर बार आप पुट करोगे तो इंडक्शन के अंदर देखा था, इसको अप और डाउन करके आप क्या कर सकते हो, फेज को मॉडिफाई कर सकते हो। डैम्पिंग कौन सी काम में ले लोगे, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोल लो या परमानेंट मैग्नेट लगा के एक डैम्प। एडी करंट क्या प्रोवाइड करा रहा है, हाँ ये वाला जो एडी करंट है वो तो डिफ्लेक्टिंग प्रोवाइड करा रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोल देते हैं उसको। मतलब ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि दो एडी आते हैं डिफ्लेक्टिंग। हाँ ये जो एडी, ये जो दोनों फ्लक्स हैं इनकी वजह से कटिंग करने से एडी करंट आएगा, वही एडी करंट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है। तो वो जो दूसरे, अब जो डैम्पिंग परमानेंट मैग्नेट से हम काम में ले रहे हैं ना, यहाँ इसको ब्रेकिंग मैग्नेट भी बोलते हैं, बीएम, और परमानेंट मैग्नेट भी बोलते हैं ना। इसकी वजह से भी यहाँ कुछ कटिंग होगी, मतलब जब ये रोटेट करेगा तभी होगी, अदरवाइज तो कोई वोल्टेज इंड्यूस ही नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स फ्लक्स है यहाँ पे। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा, डिफ्लेक्टिंग मिल रहा होगा, उस टाइम पे ये अपोजिट टॉर्क दिलवाएगा, और जब बैक साइड आ रहा होगा तो ये फ्रंट साइड में दिलवाएगा, जस्ट अपोजिट। तो एडी करंट डैम्पिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होती है। दोनों को इसलिए नहीं बोलते एडी इसको भी, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा एडी तो घुमा रहा है, फिर एडी इसको कैसे रोकेगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोल देते हैं। इंडक्शन वॉट में एक मिनट नहीं, कब गड़बड़ होगी, या साइन थीटा आएगा, या साइन ही आएगा भाई। ये रिएक्टिव सेट भी होगी। रुको एक मिनट, cos थीटा, क्योंकि मैक्सिमम एंगल कहाँ लगता है, 90 पे लगता है, उसी अकॉर्डिंग तो हमने साइन के बेसिस पे तो बनाया था ये। तो साइन 90 माइनस थीटा, वरना तो वो पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पावर, हाँ वो साइन थीटा है, वो सही है। तो इसका स्केल क्या हो जाएगा, लीनियर। नीचे करो, सही बीएम पीएम एक तो परमानेंट मैग्नेट होगा, ब्रेकिंग मैग्नेट, ब्रेक मैग्नेट।
ब्रेकिंग मैग्नेट भी बोल लेते हैं इसको। जैसे देखो मेन ये काम में आएगा सारा एनर्जी मीटर में, तो वहाँ ब्रेकिंग जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ना वो थोड़ा नहीं आता है, तो ब्रेकिंग टॉर्क आता है, तो वो यही प्रोवाइड कराने वाली है। यहाँ चाहे पीएम लिख लो, बीएम आगे समझ में आ जाएगा क्यों ब्रेकिंग होता है ये। क्या परमानेंट वाला लगाना जल्दी है, वरना डैम्पिंग कैसे प्रोवाइड कराते? ये डैम्पिंग के लिए परमानेंट मैग्नेट, डैम्पिंग के लिए। ये कॉपर बार है ही, कॉपर बार। क्या हो गया? आ जाना, आ जाओगे या नहीं? हम्म, क्या हो गया? अकेले अकेले ऐसा ही है। ओ भाई महेंद्र, हो गया? बाकी एनर्जी मीटर, उसमें कंट्रोल लिख देना, स्प्रिंग कंट्रोल काम में आता है ये सब। इसमें लिख लेना स्प्रिंग कंट्रोल, स्केल इज नॉन लीनियर, सॉरी स्केल इज लीनियर, स्केल इज लीनियर। डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, और वही इंडक्शन पे काम कर रहा है, वो तो सब चीजें सेम ही है। ठीक है, वर्किंग थोड़ी लिखानी है।
नो ये एनर्जी मीटर है या वही है? वही है सारा ही, सब कुछ ही वही चल रहा है, ऐसा कोई चारों पांचों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। बस एक्चुअल में पहले वाले में जैसे एमीटर में क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दो लोड के साथ में, और दूसरे में वोल्ट मीटर में कनेक्ट करना तो उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दो। अगर वॉट मीटर में कनेक्ट करना है तो एक कॉइल को शंट में कर दो, मतलब पैरेलल में, वो वोल्टेज की तरह काम करेगा। एक को सीरीज में, मतलब लोड करंट पे वो डिपेंड करा दो। यही हमने बेसिक काम में लिया। और स्केल हमारा कौन सा मिल गया? लीनियर। इसमें किधर गया वो, सॉरी ये रहा। अच्छा, यहाँ ये भी लिख देना कि टी डी प्रोपोर्शनल टू हो गया पी, तो थीटा प्रोपोर्शनल टू पी, स्केल इज लीनियर, इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो। टी डी प्रोपोर्शनल टू पावर हो गया ना, और थीटा प्रोपोर्शनल टू पी। ठीक है। नाउ अब इंडक्शन मीटर कैसे काम करेगा, मतलब एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है? वोल्टेज चाहिए, ठीक है, वोल्टेज तो आएगा ही। करंट चाहिए, और देखो आपने क्या किया, एसी सप्लाई यहां से ली, ठीक है, एक कॉइल को शंट में कनेक्ट कर दिया, दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ये फ्लक्स बनाएगी, ये भी फ्लक्स बनाएगा, और आपकी जो डिस्क है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। नाउ कंट्रोलिंग टॉर्क स्प्रिंग को भूल जाओ, जो स्प्रिंग कंट्रोल था ना उसको भूल जाओ। अगर आपने स्प्रिंग कंट्रोल काम में नहीं लिया तो क्या होगा? ये रोटेट कर रही है या रुकेगी या नहीं? एक्चुअल में कंट्रोलिंग टॉर्क का मतलब लाए क्यों थे हम? क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, टीडी कंटिन्यूअसली लगता था और वो पॉइंटर लास्ट स्टेज पे पहुंचता था। यहाँ पे तो डिस्क है, अब डिस्क तो कंटिन्यूअसली रोटेट करती रहेगी, रुकने वाली तो है नहीं। तो जैसे मान लो चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एक साइड में जैसे ये स्टार्ट हो गई रोटेट करना, वो स्टार्ट कर देगी। ये क्लियर है? नो, अब इसकी स्पीड तो ऐसे तो मान लो कि जरा सा भी टॉर्क मिल गया इसको, इवन जरा सा भी, क्योंकि इसकी वेट इसका कोई ज्यादा आना नहीं है, वेट तो आएगा नहीं। टॉर्क टू वेट रेशियो फिर क्या होगा? हाई हो जाएगा एक तरीके से। टॉर्क टू वेट रेशियो तो सेंसिटिव भी बहुत होगी, इवन हल्का सा भी टॉर्क है बहुत तेज इसको रोटेट कराएगा। तो हमें क्या है, इसको रोकना है, हमें इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है। क्योंकि ऐसे तो मान लो कि जरा सा भी आपने किसी ने करंट लिया, लोड डिमांड ने, वोल्टेज तो एक्चुअल में 230 ऑलरेडी अप्लाइड है इस साइड तो, और इस साइड जैसे 2 एम्पियर 3 एम्पियर भी आई तो भी यहाँ पे टॉर्क हायर मिलता जाएगा आपको, तो ये तो तेज रोटेट करता जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा फिर? इसके लिए जैसे पहले कंट्रोलिंग लगाते थे, वैसे ही यहाँ ब्रेकिंग टॉर्क चाहिएगा। ब्रेकिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड कराएगा? वो प्रोवाइड कराएगी जो ब्रेकिंग मैग्नेट है, वही यहाँ पे ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगी। इसको या तो आप परमानेंट मैग्नेट बोल लो या ब्रेकिंग मैग्नेट। वहां पे ब्रेकिंग मैग्नेट नाम का कोई सेंस नहीं था, मतलब बस वो नाम ही लिखाया था, यूज यहाँ होगा। या परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोल सकते हो, लेकिन डीसी होना चाहिए फिर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लो, लेकिन टाइम इनवेरिंग फ्लक्स होना चाहिए। नाउ यहाँ पे फ्लक्स बन रहा होगा, जब ये डिस्क रोटेट कर रही होगी तो उस टाइम पे कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, तो कंटिन्यूअसली फ्लक्स को कट कर रहा है। कंटिन्यूअसली अगर फ्लक्स को कट कर रहा है तो इस परमानेंट मैग्नेट की वजह से फ्लक्स को कट कर रहा है, तो कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा और एडी करंट भी आएगा। वो एडी करंट उस स्पीड का अपोज करेगा या नहीं करेगा? अपोज करेगा। तो जैसे मान लो पहले ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रही है, तो ये थोड़ा स्लो डाउन करेगा उसको, उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसको जीरो बना देगा, पर थोड़ा अपोजिशन प्रोवाइड कराएगा। नाउ अगर उसका रीजन ये क्योंकि फ्लक्स इतना पावरफुल नहीं है, जैसे मेनली उनके जैसा, अगर मान लो खुद की वजह से अपोजिशन आता है, तब तो वो बराबर में लगा देगा। खुद की वजह से जैसे अपोजिशन आता है ना, खुद का इन द सेंस, जैसे मान लो इसकी वजह से आता कोई फ्लक्स और उसी की वजह से कोई अपोजिशन क्रिएट हो रहा है, तब तो वो खुद ही लगा लेता ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आ रहा है इसकी कटिंग की वजह से, इसका फ्लक्स तो परमानेंट मैग्नेट का थोड़ा बहुत ही है, ये क्लियर है। तो इसको कटिंग करने से क्या होगा, एडी करंट आएगा, और वो एडी करंट उस जो भी स्पीड है उसका अपोज करेगा। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो ये दोनों मैग्नेट प्रोवाइड कराई देंगे, और परमानेंट मैग्नेट और ब्रेकिंग मैग्नेट ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड कराएगा, जो उस मीटर की स्पीड को स्लो डाउन करेगा। नो, अब आपकी डिस्क रोटेट कर रही है,
अब आपको क्या काम में लेना है, डिस्क अगर आपकी रोटेटिंग है तो ये जो आपका स्पिंडल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कोई मैकेनिज्म होती है, क्या बोलते हैं उसको, काम किया उसने। मतलब उसको जैसे काम करना कितना हो यस, आपकी बाइक में आपने देखा है कुछ, ये कुछ नंबरिंग आती है यहाँ पे कुछ डिजिट हो सकते हैं 5 4 2 1 5, यहाँ जैसे 0 ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नो, अब होगा क्या, जैसे मान लो आप इससे जो स्पिंडल है उसको एक मैकेनिज्म के साथ कनेक्ट कर लो, मैकेनिकल मैकेनिज्म है ये। नो, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा। अब ये प्रोवाइडिंग कैसे होता है, जैसे मान लो आपने वो कुछ देखे हुक वगैरह, जैसे एक रोटेशन जब तक ये जाता है एक को ही क्रॉस कर पाता है। ये टाइप हो गया। हाँ, गियर टाइप सिस्टम। तो गियर टाइप सिस्टम जो आता है वो देखा है क्या आपने कि चलता कैसे एक्चुअल के अंदर, जैसे मान लो कि ये एक रोटेशन में मेरी एक उंगली को ही क्रॉस कर पाया, दूसरे रोटेशन में इसको क्रॉस कर पाया, तीसरे में इसको क्रॉस कर पाया, तो जब तक जैसे मान लो कि इसके आपने किया कि ये 50 रोटेशन के बाद में एक को शिफ्ट करेगा, फिर 50 रोटेशन होंगे दूसरे पे शिफ्ट होगा, जैसे ये 9 के बाद जाएगा फिर 5 से यहाँ 6 हो जाएगा। तो ये मैकेनिकल जो मैकेनिज्म है उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा स्पिंडल को, ये यहाँ पे आपकी रीडिंग बताएगा कि कितना आपका मीटर रन कर रहा है। नाउ अब एक चीज बताओ, वोल्ट शंट कॉइल है, शंट मैग्नेट आपकी, उसमें तो वोल्टेज से एनर्जाइज है, और ये वाली सीरीज वाली करंट से, वोल्टेज 230 फिक्स आ रखा है, इसका फ्लक्स सेम है। जैसे ही आप की करंट की लोड की वैल्यू बढ़ी, कोई ज्यादा लोड आपने कनेक्ट किया, करंट बढ़ेगा, सीरीज मैग्नेट का फ्लक्स बढ़ेगा, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के फ्लक्स के। तो जैसे ये बढ़ेगा क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ेगी, जैसे स्पीड बढ़ेगी फिर मीटर जल्दी जल्दी रीड करेगा, तो कहीं सही काम कर रहा है आपका, ये क्लियर है। नाउ यहाँ पे ऊपर वो लगा लेंगे बियरिंग, बियरिंग लग जाएगी, वो तो ज्वेल बियरिंग बोल लो उसको, ज्वेल बियरिंग ऊपर और नीचे लग जाएगी। ये दिमाग में मत लाना कि ये जो मैग्नेट्स हैं ये स्पिंडल के ऊपर है, मैग्नेट्स आपकी साइड के अंदर है, दोनों मैग्नेट्स आपकी साइड में, यही आपका होता है एनर्जी मीटर। किस पे काम कर रहा है ये, इंडक्शन इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट पे काम कर रहा है, और कंट्रोलिंग टॉर्क कुछ नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ब्रेकिंग मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट है यहाँ पे जो क्या प्रोवाइड करवा रही है, ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। और उसकी जरूरत पड़ती है डैम्पिंग की, मतलब डैम्पिंग की क्या होती है, जब वो उधर से इधर आता था, उधर से इधर आता था तब होती थी, यहाँ ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ रोटेटिंग पार्ट है, डिस्क आपकी बस रोटेट कर रही है कंटिन्यूअसली, बस ये याद रखना ये डिस्क है एल्यूमिनियम डिस्क जो कंटिन्यूअसली आपकी रोटेट करती रहेगी। तो जो पुराने मीटर्स आते थे उनमें ये आता था, ठीक है। फिर ये गियर सिस्टम यहाँ रहता ही था, तो एक के बाद एक मैकेनिज्म के थ्रू चेंज करता रहेगा, ये वाला मैकेनिज्म यहाँ, मतलब कहीं भी कनेक्ट कर लो, चाहे नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो, उसके थ्रू कनेक्टेड रहेगा। नाउ अब एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा तो मीटर की रीडिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यही था वो बिजली चोरी वाला सिस्टम, कि यहाँ फ्लक्स बढ़ा के घटा के आप कर सकते हो कंट्रोल। और अभी आपको समझ में और आ जाएगा कि इस ये जो ब्रेकिंग और परमानेंट मैग्नेट है ना, क्वेश्चन ये आता है इसको आगे पीछे करने से भी इस मीटर की स्पीड अभी बढ़ने वाली है घटने वाली है। हाँ, मतलब इसकी कोई आगे पीछे करोगे ना आप इसको थोड़ा, तो इसकी स्पीड पे भी इफेक्ट आने वाला है। क्या हुआ? आगे पीछे का मतलब जैसे इसको मैंने थोड़ा आगे ले आया तो ये वाला पोर्शन यहाँ से आ जाएगा, मतलब डिस्क आगे से कट कर रहा है। हाँ वो तो देखेंगे ना अभी, वो तो जो तुम एज्यूम कर रहे हो ना, सोच रहे हो, उसका जस्ट उल्टा होगा। जैसे तुम बताओगे इसको अगर मैं आगे लेकर जाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, और बाहर लेकर आएंगे तो बढ़ेगी, उल्टा होगा। ये बोलेगा अब तुम मेरी छत्र छाया में हो, ज्यादा तेज भागो, इसको जब आगे शिफ्ट कर दोगे तो ये तेज भागेगा। कई बार आते थे पहले रिपेयर करने की, भाई आपका मीटर तेज भाग रहा है, कई लोग बोलते थे, तो मीटर को खोल के जो बोलते, कई लोग आते ना चोरी करने के लिए, अगले बिजली वाले खुद ही काम करके जाते, वो इसको आगे पीछे कर जाते थे, इसको वो थोड़ा सा पीछे कर जाएंगे तो वो थोड़ा सा धीरे धीरे भागने लगता था, इसको अगर आगे कर जाएगा तो तेज भागने लगेगा। अभी भी सब पूरा पीछे कर देते
पूरा पीछे कर दोगे तब तो दिल्ली में आएगा, तेज भागेगा। इसको अगर आपने यहाँ से हटा ही दिया तो इतनी तेज भागेगा कि पूरे गांव का तुम अकेले ही दे रहे होगे बिल। नहीं तो चिपका देंगे तो चेक आगे चिपका देंगे सब। आगे चिपकाने पे तो तेज आ रहा है, पीछे हटा के तेज आ रहा है। पीछे यहाँ इस कॉर्नर तक आएगा सबसे कम लीस्ट पॉइंट। हटा ही दोगे तब तो फिर तो कटिंग, वो मैं बता दूंगा रीजन क्या होगा, एक्चुअल में तुम्हें समझ आ जाएगा। नो चलो अभी टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल है? हेलो बोलो, अरे हाँ हाँ हो गया, वी एल आई एल कॉस थीटा, वही साइन 90 माइनस थीटा वाला केस आ जाएगा। नो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू पी, ठीक है। पावर हो गया, लीनियर स्केल आ जाता है इसका भी। नो अब ये टी बी क्या है यहाँ? ब्रेकिंग टॉर्क, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? मतलब इसके बिल्कुल सही है, स्पीड पे होगा। और किसी चीज पे? कितना उसका आगे पीछे करने पे होगा। मतलब डिस्टेंस कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे करने पे होगा। डिस्टेंस सही है। नाउ एक्चुअल में ये होगा फाई इंटू आई, और फाई इंटू आई होता है जितना, जैसे मान लो फ्लक्स है और जितना करंट, मतलब कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। करंट किस पे डिपेंड करता है? ई अपॉन आर, जो भी रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, और जो इंड्यूस वोल्टेज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? एन इंटू फाइव, इंड्यूस वोल्टेज ई प्रोपोर्शनल टू फाइव जेड एन पी अपॉन 68 फाइव इंटू आई, तो यहाँ आ जाएगा फाइव स्क्वायर आई अपॉन आर। ये क्लियर है? तो ई प्रोपोर्शनल फाइव स्क्वायर आई अपॉन आर। वैसे टी बी सॉरी एन एन रह गया ना, ई प्रोपोर्शनल है एन फाइव, स्मॉल एन कर दो, ई प्रोपोर्शनल हो गया एन फाइव के, तो एन फाइव यहाँ पुट करोगे तो फाइव स्क्वायर एन आ जाएगा ना। तो टीबी क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि टीबी प्रोपोर्शनल टू स्पीड एन बोल सकते हैं। तो जो आपकी स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रही है, यहाँ से ऐसे बता सकते हैं, मतलब वही के बी इंटू एन कर लो, या ब्रेकिंग है तो एन प्रोपोर्शनल टू पी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल टू टीडी करते थे ना, तो वैसे एन प्रोपोर्शनल टू पी। तो आपके मीटर की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली पावर पे। इवन आपने वोल्टेज करंट कुछ भी बढ़ाए, मीटर की स्पीड चेंज होगी, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये एन क्या है यहाँ पे? स्पीड। यहाँ रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लिख लेना। हाँ ये तो एनर्जी मीटर है, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, और रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म ये वाली होती है, ठीक है। तो बेसिकली तीन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। पहली तो ये दो मैग्नेट, शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट। दूसरी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है ब्रेकिंग मैग्नेट, जो इसकी स्पीड को रोकेगी। तीसरी रिक्वायरमेंट गियर सिस्टम, जो आपका मैकेनिकल रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म लिखना है यहाँ, ये जो डब्बा है ना, रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म, जो रिकॉर्ड कर रहा होगा, यही है आपका एनर्जी मीटर। हम्म देखो वो सारी चीजें अभी क्लियर है ना, कि फ्लक्स दोनों के बीच में 90 डिग्री का हम रख लेंगे। एक यहाँ पे कॉपर बार जरूर लगा लेना, ये जो वो लगाते हैं ना हर बार, इसको पावर फैक्टर कंपनसेटर भी बोलते हैं। कॉपर बार, एंगल, हाँ
हाँ मतलब वो एंगल के लिए, और अभी भी क्लियर और हो जाएगा एक चीज जो बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। जो पावर फैक्टर कंपनसेटर है वो 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करा देगा, जिससे थोड़ा सा अच्छा टॉर्क आपको मिल जाए। ये स्मॉल एन जो है वो आपकी डिस्क की स्पीड होगी, स्मॉल एन। मतलब अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि चलो पावर तो अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ तो ये बता रहे हैं कि स्पीड हमारी पावर के हिसाब से कंजप्शन पे है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ ऐसे बता रहे हैं ना पावर प्रोपोर्शनल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं कि पावर प्रोपोर्शनल टू एन। पावर प्रोपोर्शनल टू एन, देखो एक्चुअल के अंदर ये है एन प्रोपोर्शनल टू पी, मतलब बोलने के हिसाब से दोनों को आप इक्वल पुट करके ले लो, कोई इशू नहीं है। नो दोनों सही है। ये जो है स्पीड प्रोपोर्शनल टू पी, ये है कि एक्चुअल में आपके पास, आपको पता है कि आप पावर इतनी यूज कर रहे हैं, इसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ रही है। नो हमें ये थोड़ी पता है कि हमारी पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, हम किससे अंदाजा लगा रहे हैं? स्पीड से। जो आपकी डिस्क रोटेट करिए उससे रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में चलने वाले हैं, तो पी प्रोपोर्शनल टू हो गया एन। मतलब ये वाला काम में नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला। है ये सही? है तो ये भी सही, मतलब कोई ऐसे गलत नहीं है दोनों ही। लेकिन हमें क्या है, स्पीड का पता है, पावर हम उसी के अंदाजे पे लगाएंगे, ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म के थ्रू। ये ठीक है। नाउ अगर मैं दोनों, ये एन है स्पीड ऑफ डिस्क, स्पीड ऑफ डिस्क, यूनिट क्या होती है, मतलब आरपीएम बोल लो, आरपीएस भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला 60 आरपीएम, या कोई ऐसे बोल दे 1 आरपीएस, मतलब 1 मिनट में 60 चक्कर काट रहा है, 1 सेकंड में 1 काटेगा, वो तो बात तो एक ही पड़ती है यूनिट से। नो अगर मैं इन दोनों को टी से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम से, तो P इंटू टी क्या होता है? ये हो गया ना सारा, पावर इंटू टाइम, एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी। एन इंटू टी मतलब ये आपका एन चक्कर काट रहा था, अब ये टी टाइम में कितने चक्कर काट रहा है, बस वही है।
जैसे पहले n आरपीएम था, तो अभी मान लो t का मतलब हो गया, कोई भी आपने टाइम सेलेक्ट कर लिया 5 मिनट की, 5 मिनट में कितने चक्कर काटे, 1 घंटे में कितने चक्कर काटे। रीजन ये कि ये कंटिन्यूअसली परमानेंटली कनेक्टेड रहने वाला है, तो t आ जाएगा। तो इसको कैपिटल N लिख दूं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितने चक्कर काटेगा उतनी उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। मतलब कोई भी आप टाइम सेलेक्ट कर लो तो ये बोल सकते हैं ना। ये क्लियर है? नो, एक आता है मीटर कांस्टेंट। ठीक है, ये तो नोट करो। हो गया? मीटर कांस्टेंट, इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं, अगर मीटर के लिए स्टडी कर रहे हैं हम कि मीटर की जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के। मतलब आप खड़े कहाँ हो उस अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो, दोनों चीजें सही है, कोई गलत नहीं है। नो, तो n इक्वल्स टू k इंटू एनर्जी आ जाएगा। मतलब जब भी कांस्टेंट हटता है तो कोई मतलब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, n अपॉन एनर्जी। इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं नंबर ऑफ रोटेशन इन पर्टिकुलर टाइम अपॉन एनर्जी पर्टिकुलर टाइम के अंदर बोल सकते हैं। तो मीटर कांस्टेंट यही होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन बोल लो, रिवॉल्यूशन बोल लो, इन टी टाइम। मीन्स एक टाइम जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कितने रोटेशन ले रहा है अपॉन एनर्जी इन टी टाइम, मतलब कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। बस ये आपका मीटर कांस्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मीटर कांस्टेंट का, बस आपको कुछ नहीं करना, मीटर ने कितने रोटेशन किए हैं उतने टाइम में और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रखी है वो निकाल लो। ये क्लियर है? जैसे वो क्वेश्चन देगा, जैसे मान लो आपके मीटर की स्पीड है 5 आरपीएम, 5 चक्कर कितने मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में। ठीक है, और वो पावर बता देगा आपको कि ये पावर कंज्यूम किए 5 वाट या 10 वाट या जो भी है। नो, वो पूछेगा कि 1 घंटे में ये कितनी करेगा, तो टी यानी 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर देना, 60 मिनट में लो तो 60, और अगर सेकंड में लो तो 3600, तो वो तो यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। ये क्लियर है? ये मीटर कांस्टेंट है, थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है इसका। तो जैसे जैसे रोटेशन होंगे पावर कंज्यूम होगी, टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही एनर्जी है, और उसी एनर्जी के बेसिस पे आपकी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म रीडिंग दिखाना स्टार्ट कर देगी। अगर मीटर की स्पीड तेज हुई तो आपके बिल ज्यादा आएगा, मीटर की स्पीड स्लो हुई तो बिल कम आएगा। ये वाला, ये है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टी टाइम। मतलब रोटेशन लिख लो या रिवॉल्यूशन लिख लो, मीटर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, हाँ। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उसके अकॉर्डिंग एक यूनिट किसके इक्वल होती है, 1 किलो वाट आवर, या इसको 1000 वाट आवर भी बोल सकते हैं। तो आपको एक्चुअल में आवर के हिसाब से निकालना है, जो टाइम है आवर में निकालना। मेनली हम टाइम आवर में निकाल दें। जैसे 1000 वाट का बल्ब है, अगर आप 1 घंटे तक काम में लोगे तब आपकी क्या आएगी, 1 यूनिट। क्लियर है? इंडियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh। शंट मैग्नेट का काम क्या होता है, एक तरीके से वोल्टेज पे काम करना, तो वोल्टेज के हिसाब से वो फ्लक्स दे देगा आपको। सीरीज मैग्नेट लोड करंट के हिसाब से दे देगी। ठीक है, आपको टीडी मिल जाएगा। फिर आएगा उसकी स्पीड तेज हो जाती है, इसलिए हम क्या काम में लेते हैं, ब्रेकिंग मैग्नेट। ब्रेकिंग मैग्नेट जस्ट उसकी स्पीड का अपोज कर रहा होता है, ताकि उसकी स्पीड एक नॉर्मल पे रन कर रही होती है। अदरवाइज वो मीटर इवन लाइट लोड पे भी बहुत तेज रन करेगा, क्योंकि जब कुछ है ही नहीं मान लो अपोजिशन के अंदर, तो बहुत तेज रन करने वाला है। ठीक है, दूसरा क्या है, और क्या काम में लेते हैं उसमें,
कॉपर शेडिंग बार जो है या उसको पावर फैक्टर कंपनसेटर बोलते हैं, वो दोनों फील्ड के बीच में एंगल क्रिएट करवा देगी आपकी लगभग 90 डिग्री। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि हमारी की 90 डिग्री का एंगल ये दोनों के बीच में क्रिएट हो जाए, ताकि हमें क्या है मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क मिल जाए। अगर टॉर्क मैक्सिमम नहीं मिलता है तो उसकी वजह से आपका मीटर की फिर टीडी कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन ही कम मिलने वाला है, वो कई प्रॉब्लम आ जाएंगी। ठीक है, और क्या काम में लिया है, बस ये याद रख लेना, जो ये स्पिंडल है ना, अच्छा स्पिंडल बनाया नहीं ना अपन ने यहाँ, अच्छा ऊपर है क्या, नो, ये स्पिंडल इन दोनों मैग्नेट्स में टच नहीं कर रहा है, अकेली डिस्क है और यहाँ पे ये मैकेनिज्म है। पॉइंटर अब लगाने की जरूरत नहीं, स्प्रिंग मत लगा देना बस इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आपका रोटेट करेगा। ठीक है ना, क्योंकि रोटेशन रुक जाएगा अगर आपने स्प्रिंग लगा दी। स्प्रिंग लगाते ही ये एक तरीके से वाट मीटर बन जाएगा, अगर आपने स्प्रिंग लगा दी तो वाट मीटर ही बन जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। लेकिन मैग्नेट है तो किस हिसाब से चूज करते हैं? वो किस हिसाब से चूज करते हैं, कोई भी मैग्नेट ले लो। मतलब अगर हम ज्यादा हाँ। परमानेंट में अगर हम ज्यादा वैल्यू करते हैं हाँ। तो फिर वो ज्यादा मतलब कम दिखाएगा, हम्म। तो फिक्स रहता है। ठीक है, तुमने एक काम करो कि तुमने कोई फ्लक्स बन रहा था, टीडी मिल रहा, तुमने मैग्नेट ऐसे मान लो कि तुमने थोड़ा ज्यादा पावरफुल ले लिया, ज्यादा पावरफुल ले लिया तो ये ब्रेकिंग ज्यादा देगा, ज्यादा देगा तो इसकी स्पीड थोड़ी सी कम चलेगी। तो तुम ये भी तो डिसाइड कर दोगे, पहली बार तुम मैन्युफैक्चरर हो, कि मैं 10 रोटेशन के अंदर ही मेरा, जैसे मान लो 10 रोटेशन जब मेरे आते हैं उस टाइम पे ये 1 यूनिट खा जाता है, तो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में चेंज कर देगा फिर वो। हाँ, तो मेनली कंसेप्ट तो यही है ना, पूरा का पूरा जो बना हुआ है कि n प्रोपोर्शनल टू फाई स्क्वायर इनटू n वाला ब्रेकिंग वाला आ गया फंडा, और मेन एक आ जाता है, सॉरी किधर गया वो, ये रहा, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो ये तुम बना के ही दोगे एनर्जी कंजप्शन, और एनर्जी का पता ही है कि वो 1 यूनिट का कंज्यूम करवाना है, तो उसमें चेंज करना रहेगा फिर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म में। लेकिन मेनली एक बार स्टडी हो जाती है फिर वो फिक्स कर देते हैं कि हाँ इतना इतना हमें लेना है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ब्रेकिंग मैग्नेट प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, उसका ये ऐसे देख लो, टीबी प्रोपोर्शनल होता है वैसे फाई इंटू आई के, फाई आई होता है ई अपॉन आर, मतलब एडी करंट अपॉन रेजिस्टेंस जो भी आएगा। फ्लक्स तो ये परमानेंट मैग्नेट का है ही, और ये कौन सा करंट है, एडी करंट, एडी करंट है, एडी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और एडी करंट जो होता है एन इंटू फाई आएगा, तो एन इंटू फाई जब पुट करोगे फाई स्क्वायर एन अपॉन आर आ जाएगा। ये क्लियर है। अब एरर्स बताओ, एरर कौन कौन सी आएंगी। क्या घूम रहा है, हाँ मूविंग पार्ट है, फ्रिक्शनल एरर, चलो वो है तो सही फ्रिक्शनल एरर, लेकिन वो ऐसे हर टाइम थोड़ी रहेगा। फ्रिक्शनल एरर आएगा जैसे मान लो कि लाइट लोड कंडीशन है, लाइट लोड कंडीशन है, लाइट लोड कंडीशन के अंदर करंट कितना आने वाला है, लोड करंट तो आएगा ही नहीं, तो डिफ्लेक्शन उसको मिलेगा नहीं। और मान लो कि इवन कम करंट है लाइट लोड के अंदर, कम करंट है तो उसको डिफ्लेक्शन बहुत कम मिलने वाला है। तो वो अगर मान लो कि जैसे ये यहाँ पे फंसा हुआ है, ठीक है, इसको एक बिल्कुल मिनिमम फोर्स तो चाहिए जिससे ये रोटेट करना स्टार्ट करे या चलना स्टार्ट करे, तो उतना ही अगर उसको नहीं मिला तो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा और रोटेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो लोड हाई है या नॉर्मल है, तब तो उसको डेफिनेटली टॉर्क मिल रहा है, तो जो भी आपका फ्रिक्शनल है उसको तो ओवर पावर कर जाएगा, रोटेट करेगा, फ्रिक्शनल एरर आएगी, डेफिनेट सही बात है आपकी। और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, उसका क्या इफेक्ट है, हाँ वो एरर है, लेकिन उसकी थोड़ी सी जानकारी भी लोगों को चाहिए होती है, वो मैं बता दूंगा। एक्चुअल में वो यही करते हैं, वो क्या करते हैं, एक मैग्नेट ऊपर रख देते हैं और वो ब्रेकिंग प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे उन्होंने परमानेंट मैग्नेट ऊपर रखी मीटर के ऊपर, वो यहाँ पे ब्रेकिंग प्रोवाइड कराएगा, ब्रेकिंग टॉर्क, और वो धीरे घूमेगा आपका, तो उसी से वो बिजली चोरी करते हैं। तो इसका बेसिक सा एग्जांपल है, बस मैग्नेट खरीदो, बिना सोचे समझे ऊपर रख दो और आपका मीटर स्लो घूमेगा, मतलब रीडिंग ही नहीं देता है वो। इवन लोगों को लगता है पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका। अब डिजिटल में नहीं लगता, जो पुराने लोग है ना, जितने भी बूढ़े, सबको पूछ लेना, सबके में मिल जाएगा,
इवन हर कोई रखता था पहले चुंबक, वो सीधा जाके मीटर के ऊपर ही रख देता था। क्या हुआ? नहीं होने को, अरे बहुत है यार, यहीं पे बता रहा था एक खाना खाने गया, वही ज्ञान दे रहा था मेरे को। मेरा मीटर भी वैसे मतलब मैंने भी नहीं देखा देखने को, लेकिन जो पुराने लोग है ना वो बता देते। और ये कंसेप्ट ऐसे ही है कि आप परमानेंट मैग्नेट रखोगे तो आप खुद सोचो, आप ब्रेकिंग क्या होगी उसमें, बढ़ जाएगी, तो ब्रेकिंग बढ़ेगी तो मीटर की स्पीड वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी। तो वो इसी चीज का बेनिफिट उठाते थे। अब आपके दिमाग में आएगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों नहीं देगा? मतलब एक मैग्नेट डिफ्लेक्टिंग भी तो दे रहा है, वो डिफ्लेक्टिंग क्यों नहीं देगा, वो ब्रेकिंग में क्यों जा रहा है? क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग प्रोवाइड कराता है, एक बार ध्यान से सुनना, ये आते हैं एसी फ्लक्स जो इस वाइंडिंग को कट करते हैं, इसको रोटेशन के लिए फोर्स करते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट है ये तो इसके रोटेशन की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है इसमें, पहले रोटेट करता है, फिर वो परमानेंट मैग्नेट खुद थोड़ी इंड्यूस करता है पहले उसमें। परमानेंट मैग्नेट खुद तो करता नहीं है, पहले कौन सा करता है, एसी वाला करता है। तो एसी वाले का काम है घुमाने का, और परमानेंट मैग्नेट तो घूमने की वजह से वोल्टेज इंड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो मोटर एक्शन हो जाता है उसमें। मतलब जनरेटर के अंदर एक तरीके से जनरेटर की तरह काम करता है, उसमें मोटर एक्शन होता है, अपोजिशन आता है। तो ये वाला जो मैग्नेट है ये तो एक तरीके से ऐसे मोटर काम करता है, और ये काम करता है एज जनरेटर। तो इसमें नेगेटिव टॉर्क आपको मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो अगर मान लो एसी आपने काम में लोगे तो हो सकता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट एसी का ही बना के आप वहां रख दो, कि आपके पास में बोले कि यार मैग्नेट नहीं मिल रही मेरे को, लगाया वाइंडिंग वहीं पे और लगा के रख दी, तो मीटर और तेज भागेगा। वाइंडिंग की बदल दी, हाँ तो वो तो फर्क तो पड़ता ही है, ऐसे तो लोग करते ही हैं करने को। दूसरी चीज, मीटर आपका बाहर पुट होगा, ये मतलब जितने भी मीटर लोगों के लगे होते हैं बाहर होते हैं, तो टेम्परेचर क्या होगा, मतलब हाई रहता है। तो टेम्परेचर की वजह से मैग्नेट्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने वाला है। डेफिनेट सी बात है, मैग्नेट है आपकी तो मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है, तो टेम्परेचर एरर भी आएगी। एक फेजर एरर होती है, फेज एरर। फेज एरर जैसे मान लो कि इन दोनों फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल नहीं बन पा रहा, तो 90 डिग्री नहीं बन पा रहा तो थोड़ा सा टीडी आपको कम मिलेगा। तो टीडी कम, इसको कैसे दूर करते हैं भाई, यूजिंग पावर फैक्टर कंपनसेटर। ये क्लियर हो गया? नो, एक आ गया आपका फ्रिक्शनल एरर आ गया। ठीक है, फ्रिक्शनल एरर की वजह से क्या करते हैं, हमारा मीटर जो लाइट लोड पे रोटेट नहीं करेगा। जैसे मान लो एकदम से फ्रिक्शनल एरर को ओवर पावर नहीं कर पाए, तो उस चीज के लिए क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसको टर्न्स दिए जाते हैं कि ये थोड़ा सा तेज घूमे। मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसका थोड़ा हाई रहेगा, उसको कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग या कुछ भी बोल लो, उससे वो क्या है थोड़ा सा तेज घूमे, वो उसको बोला जाता है। ठीक है, एक बार ये पहले स्टार्ट करो, फिर एक एक का बारे में दोबारा बताता हूँ। एरर्स, ये मीटर कांस्टेंट जो है ना, किधर गया वो, ये डिसाइड हो जाता है, जैसे एनर्जी आप किलोवाट आवर में ले लो, मतलब सिर्फ किलोवाट आवर में, कि एक, जैसे जो तुम क्वेश्चन था ना तुम्हारा, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एन रोटेशन ये कर रहा है एक, मतलब किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर में कितने रोटेशन करेगा, बस उतने का मान लगा देंगे सिस्टम। ठीक है ना, 1 किलोवाट आवर में एक बार आप कैलकुलेट कर लो मीटर कांस्टेंट को, फिर आपका काम हो जाएगा। फेज एरर, अच्छा फेजर एरर, फेज एरर का बताना रहेगा, चलो एक सेकेंड। नो, जैसे मान लो आपका इसके अंदर सीरीज के अंदर फ्लक्स अगर बढ़ जाता है तो उस वजह से क्या होता है, मतलब शंट में वोल्टेज बढ़ गया थोड़ा सा, कैसे भी किसी भी रीजन से, मतलब लैग हो या लीड हो वोल्टेज, ये जो शंट फ्लक्स है, शंट मैग्नेट आपकी थोड़ी सी ज्यादा फ्लक्स इसने दे दिए, प्रोवाइड करा दिए, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा आएगा, मतलब मीटर की स्पीड तेज होगी या स्लो होगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। बढ़नी चाहिए,
ठीक है, तो अब एक चीज देखते हैं, टीडी किस किस के प्रोपोर्शनल है? पावर एंड पावर टीडी एक फाई 1 फाई 2 जो भी आपका कॉस आ रखा है ना, कॉस थीटा कर लो, और ब्रेकिंग टॉर्क फाई स्क्वायर, फाई स्क्वायर, ये यही है। नाउ अब इधर देखना, हमने क्या किया है, सिर्फ वोल्टेज को बढ़ा के ये शंट मैग्नेट के फ्लक्स को थोड़ा सा बढ़ाया। उस केस में क्या बढ़ा? एक बढ़ गया फाई 1, ठीक है। इसका ये तो और बढ़ जाएगा, ब्रेकिंग वाला तो बढ़ जाएगा अगर ऐसे फ्लक्स बढ़ा तो बढ़ने से क्या होगा फिर दिक्कत, वो तो स्लो रन करेगा। तो ये पंगा भी एक आता है, क्योंकि एक प्रोपोर्शनल होता है ओनली फाई के, और ये फाई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलता है। तो इसमें लिखो फेजर एरर, ने पहला वाला ही फेजर एरर, उसको फेजर कर दो। The meter will read correctly. The meter, इसी के आगे लिख लो, the meter will read correctly only if the shunt magnet flux the meter will read correctly only if the shunt magnet flux lags behind the supply voltage, lags behind the supply voltage by exactly 90 degree, by exactly 90 degree. Since the shunt magnet coil has some resistance, has some resistance, and it is not completely reactive, reactive कॉमा लगा के, मतलब रिएक्टिव नहीं होती है ना, तो इसके लिए क्या करते हैं फिर, उसी में चलो पावर फैक्टर कंपनसेटर। तो इसका वो लिख लो सॉल्यूशन, जो पहला वाला फेजर एरर है, द फ्लक्स इन द शंट मैग्नेट can be made to lag behind the supply voltage by exactly 90 degree by adjusting the position of shading coil, no speed error second, हाँ ब्रैकेट में शेडिंग कॉइल, पावर फैक्टर कंपनसेटर भी है इसका नाम ही, पावर फैक्टर एडजस्टमेंट, लैग एडजस्टमेंट भी इसको बोलते हैं। ये जो पावर फैक्टर कंपनसेटर है ना, इसको जो प्रोसेस करते हैं इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर एडजस्टमेंट और लैग एडजस्टमेंट
मतलब ये पावर फैक्टर कंपनसेटर करता है ना, इसकी पोजीशन को ऊपर नीचे आप मूव करोगे तो आपका थोड़ा हो जाएगा। स्पीड एरर, स्पीड एरर में क्या होगा, जैसे मान लो कि कई बार आपका मीटर है, वट एवर द रीजन, मतलब कोई भी आपका रीजन हो सकता है उसकी स्पीड है ना वो बढ़ जाए या हो सकता है घट जाए। मतलब कई बार केस आता था, पहले वाले भी लोग आते थे कि आपका मीटर तेज भाग रहा है, मतलब वो आते थे बिजली वाले कि यार मीटर रीडिंग तेज निकालने लग गया, तो उस चीज में क्या करना पड़ेगा, क्या मीटर को रिप्लेस करना ही सॉल्यूशन है? मतलब आपका मीटर तेज रन करने लग गया, स्लो कर रहा है, कईयों का रीडिंग कम निकाल रहा है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? जो परमानेंट मैग्नेट है उसको आप आगे पीछे मूव करके इस एरर को दूर कर सकते हो। जैसे इसको आप आगे करोगे तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, पीछे करोगे तो बढ़ेगी। अब दिमाग में क्या आता है कि जब इसको आगे करोगे तो फ्लक्स ज्यादा आएगा, तो कटेगा, तो ब्रेकिंग वाला सीन ज्यादा चलना चाहिए, यही दिमाग में आता है नो। अब एक चीज ध्यान से देखो, नो, अगर मान लो कि मैं एक चीज को किसी को भी यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, आप खुद ही यहाँ पे बैठे हो या किसी भी चीज को, तो जो कटिंग है वो इस पॉइंट पे ज्यादा है या इस पॉइंट पे? ज्यादा ही कहाँ ज्यादा होगी? इस वाले पे हो सकती है कभी ज्यादा, इस वाले पे, इस पे सबसे ज्यादा होगी। नाउ तो होगा क्या, जब भी आप परमानेंट मैग्नेट को बाहर पुट करोगे तो आपकी जो कटिंग है वो ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो एडी करंट ज्यादा आएंगे और अपोजिशन ज्यादा क्रिएट होगा। जब आप अंदर लेकर आओगे तो ब्रेकिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है, वैसे स्पीड के भी आता है, तो जो स्पीड है यहाँ पे थोड़ी स्लो है इसके कंपेयर। अब जैसे बीच के अंदर, जैसे जो यहीं पर एग्जैक्टली इस पॉइंटर के यहाँ, उसकी स्पीड तो और भी स्लो है, स्लो ही है एक तरीके से देखा जाए तो। ये तो बहुत तेज जाता है बाहर वाला पार्ट, अगर आप झूले में भी बैठोगे गोल वाले में, यहाँ वाला बहुत तेज जाएगा, यहाँ वाला स्लो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट एक तरीके से यहाँ पे कम, यहाँ पे मीडियम करेगी। तो जैसे जैसे आप इसको अंदर तक लेकर जाओगे क्या होगा, स्पीड वहां अंदर थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है, कटिंग थोड़ी कम होती है, जिस वजह से ब्रेकिंग मैग्नेट का इफेक्ट कम होता है और आपका जो मीटर है वो क्या करता है, तेज भागने लगता है। तो जैसे ये अंदर आता है, इसको ऐसे याद रखो, इसकी छत्र छाया में आएगा तो तेज भागेगा, दूर जाएगा तो कम भागेगा। अब अगर आपने इसको हटा ही दिया, तब तो कटिंग ही हटा दी, तब तो टीडी इतना तेज भागेगा कोई हद नहीं। तो ऐसा तो करना ही नहीं है कि फुली भाग जाए, ठीक है। तो आपको अगर जैसे पहले वाले जो मीटर आते थे, हालांकि वैसे टेक्निकल नॉलेज लोगों को होता नहीं था, अगर होता आज चलता तो लोग इसको फुल आगे रखते, इवन लोग मैग्नेट ही चेंज कर लेते, अलग से डिजाइन होकर आती तो जस्ट इस स्पिंडल के पास तक पहुंच जाती, ठीक है। अगर स्पिंडल के पास तक पहुंच जाएगी तो तेज भागेगी, और अगर यहाँ तक आएगी तो स्लो भागेगी। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे मान लो पहले भी होता था, मतलब पंगे होते थे, मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन से लड़ाई कर लेता था तो वो ये काम कर जाते थे। जैसे मान लो आपने लड़ाई कर ली, कुछ भी बोला, उसने आपके परमानेंट मैग्नेट को आगे खिसका दिया, हो गया कल्याण। मतलब कोई भी है जिसको पता होता है टेक्निकल, वो कुछ ना कुछ कबाड़ा करता ही है, वो बाद में पता चलता है हो क्या रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें लिखो नेक्स्ट स्पीड एरर, स्पीड एरर। समटाइम्स द स्पीड ऑफ द डिस्क, कितने फोन आएंगे, समटाइम्स द स्पीड ऑफ द डिस्क is either, sometimes the speed of the disk is either fast or slow, so meter will give wrong reading, so meter will give wrong reading, meter will give wrong reading। इसका सॉल्यूशन लिख लो, by adjusting the position of braking magnet, by adjusting the position of braking magnet।
एक सेकंड, by adjusting the position of braking magnet. Now, अगर हम इसको इनसाइड लेंगे तो ठीक है, इसको कैसे लिखाऊं मैं, इस पर ब्रेकिंग मैग्नेट, इफ ब्रेकिंग मैग्नेट मूव टुवर्ड्स स्पिंडल तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज करेगी, ठीक है। इफ ब्रेकिंग मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स स्पिंडल मैग्नेट, और दूसरे वाले में लिख लेना पूरा सेम से, टुवर्ड्स की जगह लिख लो अवे फ्रॉम स्पिंडल, तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिड्यूस करेगी। हो गया। फ्रिक्शनल एरर, नो, फ्रिक्शनल एरर जैसे लाइट लोड कंडीशन और नो लोड कंडीशन के अंदर आने वाली है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब फ्रिक्शनल एरर आपकी ओवर पावर करेगी और जो आपका डिस्क है वो रोटेट नहीं करेगी, तो उस केस में क्या होगा, मेनली देखो आपने ये देखा होगा, ये दो चीजें मैं एक्स्ट्रा लेकर आया था, ये कुछ मैग्नेट का लग रहा है ऐसे, अगर ये नहीं भी होता तो भी कोई इश्यू नहीं था, नहीं होता, फ्लक्स तो बीच वाला दे रहा है ना, वो तो दे देगा, आपका फ्लक्स दे देगा, आपका वोल्टेज भी इंड्यूस हो जाएगा। ये जो दोनों चीजें हैं ये क्या करेंगे, जैसे जो एयर गैप में कोई लीकेज चल रहा होगा फ्लक्स को, उसको ये पाथ देंगे। फ्लक्स मान लो आपका इधर जा रहा था लेकिन कोई लीक होने की कोशिश किया, तो उसको क्या करेंगे, ये पाथ दे देंगे और पाथ देके इधर भेजेंगे, और पाथ अगर दिया तो कुछ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिलेगा, वही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा फ्रिक्शनल एरर को ओवर पावर करने के लिए। ओवर पावर का इन द सेंस कि कुछ एक्स्ट्रा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा जो फ्रिक्शनल एरर के लिए ही होगा, जैसे फ्रिक्शनल एरर को रिक्वायरमेंट जितने भी न्यूटन मीटर टॉर्क की है उतना वो दे देगा, तो आपका लाइट लोड कंडीशन में भी आपका रोटेट कर रहा होगा, चाहे करंट की वैल्यू 0 ही क्यों ना हो, मतलब थोड़ा बहुत वो रोटेट कर ही रहा होगा। ये क्लियर है, मतलब ये एक्स्ट्रा दे देगा आपको। हम शंट मैग्नेट को एडजस्ट करके क्या करते हैं, मतलब ये जो उसका नाम यार मैं भूल गया, एयर गैप फ्लक्स को थोड़ा सा हम पाथ प्रोवाइड कराते हैं एयर गैप फ्लक्स को, तो उस वजह से आपकी जो फ्रिक्शनल एरर है वो ओवर पावर हो जाती है, ठीक है। इसको आपको अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है, मेरे पास अभी लैंग्वेज बनी हुई भी नहीं है। नो, एक एरर कौन सी आती है, क्रीपिंग, CREEPING, CREEPING। नो, ये याद रखना, क्रिपिंग वाला थोड़ा रेड कलर से कर लेना, क्वेश्चन आता है। क्रिपिंग, क्रिपिंग क्या होती है, आपने क्या है फ्रिक्शनल एरर को ओवर पावर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इसको फ्लक्स दिए थे, जिस वजह से क्या हुआ, इसके मीटर की थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, मीटर की स्पीड तेज है ना। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो कि कोई इंसान घर पे रहता ही नहीं, कोई भी इंसान घर पे नहीं रह रहा, उसने पावर वो कंज्यूम ही नहीं कर रहा इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में क्या होगा, ये तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, आपने तो एक्स्ट्रा फ्लक्स भी इसको दे रखा है, अगर दे रखा है तो ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो उसके केस में तो बिल आएगा उसका अगले का, जो ये दे रखा था ना एक्स्ट्रा फ्रिक्शनल एरर को ओवर पावर करने के लिए लाइट लोड में या
तो वो तो एक्स्ट्रा दे रहा है, जबकि उसको तो जरूरत ही नहीं, घूमना ही नहीं चाहिए ना, घूमना चाहिए ही नहीं, लेकिन वो घूम रहा है, इस वजह से रीडिंग आएगी। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब होता है एक तरीके से कि जहां मीटर को नहीं घूमना चाहिए था वो एक तेज स्पीड पे घूम रहा है। इवन मान लो कि आपने किसी भी वाइब्रेशन आया मशीन में, मैकेनिकल पार्ट है, वाइब्रेशन की वजह से कोई चीज हुई और ये तेज रोटेट करने लग गया, कोई भी रीजन की वजह से अगर तेज रोटेट करने लग जाता है उसको बोलते हैं क्रिपिंग। तो क्रिपिंग को दूर करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपकी डिस्क है उसमें 2 होल करते हैं, एक दूसरे साइड में, इधर भी कर दिया, एक इस साइड भी कर दिया, ठीक है। ये 2 होल आपने यहां से यहां तक कर दिए। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जब ये इन दोनों के पास में पहुंचेगा तो फ्लक्स इसको कट नहीं करेगा, उस पोजीशन पे निकल जाएगा। तो हो सकता है आपकी जो फ्लक्स कटिंग है वो थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेनली किस पे काम करता है, एडी करंट्स वगैरह पे। तो रिलक्टेंस प्रोवाइड करा रहे हो आप, जो मेन कंसेप्ट है वो रिलक्टेंस वाला है। तो क्रिपिंग को कैसे दूर करते हैं, 2 होल कर देते हैं जो भी आपकी डिस्क है उसके अंदर। ये क्लियर है। नाउ एक आती है आपकी टेम्परेचर एरर। टेम्परेचर एरर, टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, मैग्नेट्स हैं आपकी, और परमानेंट मैग्नेट है, ये शंट मैग्नेट है, ये वाली मैग्नेट भी है, तो सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड वगैरह इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। इवन परमानेंट मैग्नेट, मेनली परमानेंट मैग्नेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट का तो ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का तो सही थोड़ा सा गेम। अगर परमानेंट मैग्नेट का फ्लक्स इफेक्टिव हुआ तो आपकी ब्रेकिंग पे इफेक्ट जाने वाला है। तो मीटर और टेम्परेचर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, मतलब क्योंकि सारे मीटर्स कोई भी अंदर पुट नहीं करता, सारे घर के बाहर होते हैं, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए मेनली क्या किया जाता है, आप आउटर प्रोटेक्शन अच्छी सी प्रोवाइड कराओ, ताकि क्या हो, टेम्परेचर एरर नहीं आए। ये क्लियर है। नो, एक आता है आपका, 1 मिनट रुक जाना, मैं लास्ट में दे दूंगा, चलो फोटो। हाँ, टेम्परेचर एरर आ जाती है, इसमें लिखना भी, क्योंकि क्रिपिंग का तो लिखना है। टेम्परेचर एरर हो गया। एक आती है फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर, फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो कटिंग भी चेंज होगी, मींस स्पीड पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, तो ब्रेकिंग हो या कुछ भी हो तो सब कुछ चेंज होगा। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने की वजह से क्या होगा, डिफ्लेक्शन में चेंज आने वाला है, या तो तेज होगा या स्लो होगा। तो फ्रीक्वेंसी की वजह से भी एरर आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, या थोड़ी अच्छी चीज बोल लो, अनफॉर्चुनेटली तो क्या अच्छी चीज ही अपने कि हमारे सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मतलब जैसे आ रही है, बहुत वाइड वेरिएशन नहीं आएगा, 50 से 49 आ जाएगा, 51 चला जाएगा, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी एरर प्रेजेंट नहीं रहती है। तो ये तो एक अच्छी चीज हो गई, ठीक है। एक होता है आपके वोल्टेज एरर। वोल्टेज एरर में क्या होता है, वोल्टेज एरर जैसे मान लो कि आपके टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया, तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया तो आपका जो टॉर्क है वो 2 चीजों पे डिपेंड करके चल रहा है। एक तो जैसे मान लो φ1 φ2 ऐसे मान रहे हैं, इसको ऐसे मान लो शंट मैग्नेट का वोल्टेज और मतलब इसका करंट, इसका वाला करंट काम है, क्योंकि ये लोड करंट को लेता है। नाउ अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो इसके अंदर करंट बढ़ेगा, तो एक्चुअल में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा मिलेगा। तो मीटर क्या करेगा, तेज भागेगा, तेज भागेगा ना, या रुकेगा, तेज भागेगा। नो, अगर मैंने वोल्टेज को इंक्रीज किया, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वोल्टेज को इंक्रीज किया, आपके दिमाग में आ रहा है फ्लक्स बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया तो टी डी प्रोपोर्शनल हो गया फाई के, मतलब एक ये आ रखा है ना अकेला वी वाला। नाउ टीबी किसके प्रोपोर्शनल था, फाई स्क्वायर के। तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ेगा। तो स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेकिंग टॉर्क आपका ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा अगर वोल्टेज आता है तो मीटर क्या करता है, धीरे भागेगा, तो कम रीडिंग निकालेगा और कम वोल्टेज पे ज्यादा रीडिंग निकालेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप इसको कांस्टेंट रखो, ठीक है। तो अगर आपके हायर वोल्टेज आता तो आपके बेनिफिट होता उस केस में, अगर लो वोल्टेज आता तो लॉस होता, ठीक है। तो उसका एक अच्छी चीज ये हमारे लिए तो अच्छी है कि हायर वोल्टेज देंगे, लेकिन वो अगर लो वोल्टेज देंगे तो हमारे नुकसान है, ठीक है। तो वोल्टेज पे भी एरर पे ये डिपेंड करता है। ये क्लियर हो गया। इसकी एक बार मैं फोटो दे दूंगा तुम्हें। ये एरर्स होती है, मेन होती है क्रिपिंग वाली। क्रिपिंग जो एरर है ना, उसका याद रखना, उसका क्वेश्चन आता है। क्रिपिंग
को दूर कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, 2 होल कर देंगे आपके जो भी एल्यूमिनियम डिस्क है उसके अंदर। नो, एक होता है फैंटम लोडिंग। फैंटम लोडिंग वैसे मिलेगी नहीं आपको कहीं पे। फैंटम लोडिंग क्या होती है, जैसे आपको टेस्टिंग करनी है, मीटर बन गया, तो टेस्टिंग के अंदर क्या होगा, जैसे आप क्या करोगे, इससे ही कनेक्ट करोगे क्या पूरा, तो लोड है उसके साथ डायरेक्टली तो हम कनेक्ट करने वाले नहीं। हम क्या करेंगे, जो ये सोर्स है ना, नो, आप एक काम करो, ये एसी वोल्टेज तो यहाँ हमने इसको सप्लाई में दे दिया, जो भी आपका शंट मैग्नेट है, जो सीरीज वाला है उसको आप अलग से सप्लाई दे दो, इसको कोई आउटर सोर्स से हम सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। नो, इसको रेटेड वोल्टेज सप्लाई करो, क्योंकि ये रेटेड वोल्टेज को रीड करता है, और ये किसको करता है, रेटेड करंट को। तो सिर्फ इस पे नॉमिनल स्मॉल वोल्टेज ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको, पूरे लोड के साथ कनेक्ट रहता तब तो पूरा अप्लाई करना पड़ता पूरा वोल्टेज। नो, स्मॉल वोल्टेज के अंदर ही क्या होगा, जैसे मान लो आपने 20 वोल्ट अप्लाई किया और इसमें 5 एम्पियर करंट आ गई, और 5 एम्पियर इसकी रेटिंग थी, ठीक है। तो 20 इंटू 50, सॉरी 20 इंटू 5, 100 वाट का लॉस हुआ, और यहाँ पे भी कुछ लॉस होगा, जैसे 230 इंटू समथिंग, यही होगा ना। इसका बेनिफिट ये है, जैसे अगर आप इसको मेन सप्लाई से कनेक्ट रखते तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आता 230 इंटू 5 एम्पियर। तो करंट हमें इसमें करंट लेनी थी एक्चुअल, और इसमें वोल्टेज रेटिंग की लेनी थी, इसकी चेक करना था आपका रेटेड सब कुछ अप्लाई करके। तो मेनली ये था कि अगर आप इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करोगे तो इसमें पावर लॉस थोड़ा सा ज्यादा होगा। पावर लॉस ज्यादा हो रहा है तो आप एक ही मीटर तो बना नहीं रहे कंपनी के अंदर, खूब सारे बना रहे हो, तो वो बिल भी आप ही के आएगा, बिल भी आप ही के आएगा। तो जब आप बिल बना रहे हो तो ये तो थोड़ा पता ही है अपने को कि इसको एक्स्ट्रा स्मॉल वोल्टेज से सप्लाई दे देते हैं ताकि इसमें पावर लॉस कम से कम हो, क्योंकि इसमें हमें चाहिए रेटेड करंट और इसमें चाहिए रेटेड वोल्टेज। तो यहाँ रेटेड वोल्टेज दे देंगे, यहाँ रेटेड करंट दे देंगे। ये आपकी फैंटम लोडिंग होती है। फैंटम लोडिंग वैसे दिखेगी नहीं आपको कहीं, मतलब बेसिकली ये पावर सेविंग के लिए होती है, बस नाम ही है, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बनेगा नहीं, ठीक है। ये आपका इंडक्शन मीटर कंप्लीट हो गया, बहुत लंबी क्लास चल रही। इसका मैं फोटो दे दूंगा तुम्हें, मतलब ये क्रिपिंग हो गया, टेम्परेचर एरर हो गई, फेजर एरर क्लियर है। फेजर एरर के अंदर मतलब जो ये काम आता है कॉपर बाव या पावर फैक्टर कंपनसेटर काम आ जाएगा आपका, ठीक है। इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, इनको क्या बोलते हैं यार, ये जो नहीं लिम तो बोलते हैं थोड़ा सा इस एक, पर ये तो क्लियर है ना आपके कि जो एयर गैप है उसमें ये फ्लक्स को प्रोवाइड करा देंगे पाथ, ठीक है। वो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, वो जो भी फोटो मेरे पास अभी है नहीं, कि ये प्रोवाइड करा देगा, जिस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको डिफ्लेक्टिंग पावर मिल रहा है। ये क्लियर है, चलो ये हो गया। एनर्जी मीटर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी एक सेकंड में बता दूं थोड़ा को।